वंशिष्ठा, आप सभी का स्वागत है। वेलकम केपी इनोवेशन क्लासेस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी वीडियो को भी देख भी चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे और उन महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने खत्म किया, फिर अद्यैतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग 16 महाजनपद को पढ़ते हैं और 16 महाजनपदों में जो मुख्य है उनमें से 5 महाजनपद सबसे मुख्य माने गए थे, जो कि कंभोज पहला। इनकी राजधानी जो थी उस समय हाटक थी, अब यह अफगानिस्तान में है। ठीक है, यह अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद है कांधार। कांधार तक्षशिला राजधानी थी, जो कि अब इस समय पाकिस्तान में है। और अगला है कुरु। कुरु महाजनपद, यह इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी थी, जो इस समय की अब इस समय हरियाणा में है। हरियाणा पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, अब इस समय हरियाणा राज्य है। ठीक है। मत्स्य महाजनपद, यह विराटनगर इसकी राजधानी थी, यह तत्काल में राजस्थान में स्थित है। और अवंती मध्य प्रदेश, मगध महाजनपद, यह बिहार में इस समय स्थित है। और बाकी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेयापुरी, तक्षशिला गया है। 16 महाजनपद जो हैं उस समय के हैं जब हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि कहे तो पूर्ण राष्ट्र भारत, यानी कि पूर्ण भारत। ठीक है। ये महाजनपद उस समय तत्काल के सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है। कौन थे? सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक। इन महाजनपदों को अपने में मिला करके एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाया बिहार में मगध महाजनपद में, और यह उभर करके सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में आया। ठीक है। तो हम लोग मगध महाजनपद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ यहीं से ही करते हैं। ठीक है। तो मगध महाजनपद में क्या होता है कि सबसे पहले मगध महाजनपद लिया जाता है द्वापर युग से। द्वापर युग से मगध महाजनपद का विकास द्वापर युग से माना जाता है। तो उस समय मगध महाजनपद सबके समक्ष आया और यह बड़ी वीरता से ही स्थापित हुआ। ठीक है। तो इसका काल मगध महाजनपद का द्वापर युग से माना जाता है, द्वापर युग से माना जाता है। पहले मगध महाजनपद का संस्थापक जो माना जाता था वो था बृहद्रथ को। किसको? बृहद्रथ को माना जाता था। बृहद्रथ को मगध महाजनपद का संस्थापक माना जाता था। और बृहद्रथ का पुत्र जो है वह था जरासंध। कौन था? जरासंध ही भीम से मल्ल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, जिसको फाड़ करके भीम ने 2 टुकड़े में फेंक दिया था और तब इसकी मृत्यु हुई थी। इसके 2 पुत्र हुए, सहदेव और नृपुंजय, जिन्होंने कुछ आगे की तरफ कार्य नहीं किया। पहले हुए सहदेव और दूसरे हुए नृपुंजय, जिन्होंने कुछ ज्यादा कार्य नहीं किया, इस वजह से यह आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद मगध महाजनपद में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे कहा जाता है हर्यक वंश। क्या कहा जाता है? हर्यक वंश। ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं 16 महाजनपदों को। उनमें से मगध महाजनपद, कौन? मगध महाजनपद। ठीक है। मगध महाजनपद।
पढ़ते हैं, ठीक है। और मगध महाजनपद के पहले जनपद में पढ़ते हैं हम लोग हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश, ठीक। हर्यक वंश में जो संस्थापक थे, हर्यक वंश का संस्थापक वह माना जाता था, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता था। किसे? बिंबिसार को, ठीक है, बिंबिसार को। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक। इसने अकेले हर्यक वंश में 52 वर्ष तक शासन किया। शासन किया। इसका एक उपनाम मिलता है, इसे कहते हैं श्रुणिक। क्या कहते हैं? श्रुणिक कहते हैं। श्रुणिक कहते हैं, ठीक है। और हर्यक वंश को अथर्ववेद में दर्शाया गया है। हर्यक वंश का काल अथर्ववेद से पता चलता है। क्या होता है? अथर्ववेद से हर्यक वंश का शासन काल पता चलता है, ठीक है। और इसी हर्यक वंश को एक और नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश। क्यों ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि बिंबिसार के पुत्र जब अजातशत्रु आए तो अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या करके शासन को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद इनके पुत्र आए उदायन ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी, जिससे क्या हुआ कि इसको पितृहंता वंश कहा जाने लगा। इसको पितृहंता वंश कहा जाने लगा, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। हम लोग कहां पढ़ते हैं? इसके आगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोगों को मगध महाजनपद में पढ़ना कौन कौन सा महाजनपद है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मसूक शाह। हसीन मसूक शाह, ठीक है। हसीन मसूक शाह, ये ट्रिक याद रखिएगा। इससे पता चल जाएगा कि हम लोगों को कौन कौन सा वंश पढ़ना है मगध महाजनपद में, ठीक है। मगध महाजनपद में कौन कौन सा वंश पढ़ना है याद हो जाएगा। हाँ मतलब हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, और कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, ठीक है। इतना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पहला जो पढ़ना है वह है हर्यक वंश, ठीक है। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद जो अंतिम वंश पढ़ना है वो है सातवाहन वंश, ठीक है।
उसके बाद विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणों में जो पढ़ना है वो पढ़ना ISPK, ये याद रखिएगा, ISPK, ठीक है, ISPK। इसमें आई से इंडो ग्रीक, एस से शक, ठीक है। उसके बाद पढ़ना पहलव, इन्हीं को पल्लव वंश कहा गया है। पहलव पढ़िए चाहे पल्लव वंश पढ़िए, दोनों एक ही है, ठीक है। इन्हीं को पल्लव वंश कहा जाता है, पल्लव, ठीक है। और कुषाण वंश, ठीक, कुषाण वंश। कुषाण वंश पढ़ना है, ठीक है। इतना वंश हम लोगों को मगध साम्राज्य में पढ़ना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे किसी को कोई चीज भूले ना और सभी को याद रहे। क्या हो? सभी को याद रहे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हसीन मशूक शाह, ठीक है। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, और बाहरी में ISPK, इंडो ग्रीक, शक, पहलव या पल्लव, उसके बाद कुषाण। इन लोगों को हमको पढ़ना है। तो चूंकि हर्यक वंश में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, हर्यक वंश यह अथर्ववेद में वर्णित है। इसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक बिंबिसार है। कौन है इसके संस्थापक? बिंबिसार है। इसमें मूलतः 3 शासकों को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मूलतः इसमें कितने को पढ़ना है? 3 शासकों को पढ़ना है। तो तीनों शासकों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसमें पहले है बिंबिसार, ठीक है। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक, ठीक है, श्रेणिक, इन्होंने 52 वर्ष तक वहां शासन किया। और इनकी उस समय तत्काल जो राजधानी थी वह थी राजगृह। राजगृह उस समय यहाँ की इनकी राजधानी थी, ठीक है, राजधानी थी। और इन्होंने 52 वर्ष तक अकेले शासन किया था। इन्होंने क्या किया था? 52 वर्ष तक अकेले शासन किया था, ठीक है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। ये श्रेणिक जो कहा गया है वह कहा गया है जैन साहित्य में। किसमें? जैन साहित्य में। जैन साहित्य में इनको श्रेणिक कहा गया है, ठीक है। जैन साहित्य में इनको क्या कहा गया है? श्रेणिक, ठीक है। उसके बाद मत्स्य पुराण में इनको क्षेत्रौजस कहा गया है। क्षेत्रौजस कहा गया है इसमें मत्स्य पुराण में, ठीक है। मत्स्य पुराण में, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। 52 वर्ष तक इन्होंने अकेले शासन किया। जैन धर्म यानी कि जैन साहित्य में इनको श्रेणिक, इनकी राजधानी उस वक्त काल में राजगृह थी, ठीक है, राजगृह थी। और इन्हें मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षेत्रोजस, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा भी गया है कि मत्स्य पुराण में किसे क्षेत्रोजस रूप में या किस शासक को क्षेत्रोजस रूप में माना जाता है। तो यहाँ किसको माना जाता है? बिंबिसार को। किसको माना जाता है? बिंबिसार को, ठीक है। बिंबिसार को क्षेत्रोजस के रूप में माना जाता है। और इन्होंने कुछ अलग तरीके से वैसे काम नहीं किया जिससे इनको जाना जाए, ठीक है। इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया था, ठीक है, क्योंकि इनके
समय में एक बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था जीवक, ये इनके राज्य वैद्य थे। क्या थे? राज्य वैद्य। थे। इन्होंने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि राज्य वैद्य जीवक को भेज करके और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की जो पीड़ा थी उसको सही करवा दिया। उसको क्या किया? सही करवा दिया, जिससे चंद्रप्रद्योत ने अपने आप को मगध साम्राज्य में मिला लिया और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है। और विवाह द्वारा यह अनेक राज्यों को क्या करते थे कि विवाह करते थे और विवाह के उपरांत यह जो है उस राज्य को अपने में मिला लेते थे या अपने अधीन कर लेते थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण सफल नहीं रहा। वैशाली पर इन्होंने आक्रमण किया जो असफल रहा। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी। ये इनके प्रथम शासक हैं और ये द्वितीय अजातशत्रु। अजातशत्रु उपनाम में इनको कुड़िक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़िक। उपनाम इनका कुड़िक है। ठीक है। इन्हें कुड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुड़िक नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी। जिसके कारण इस वंश का नाम पितृहंता वंश पड़ा। ठीक है। ये क्या कर रहे थे कि शादियों द्वारा अपने संबंधों को जोड़ रहे थे, तो इन्हें लगा कि अब इनको सिंहासन नहीं मिलेगा। इस कारण से इन्होंने क्या किया कि अब जो है आप रहने दीजिए और अब सिंहासन को हम संभालेंगे। तो इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है। इसमें क्या है, जब इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी पूरे तरीके से, तभी इस वंश का नाम जो है पितृहंता वंश पड़ा। क्या पड़ा? पितृहंता वंश पड़ा। जब इन्होंने अपने धर्म की स्थापना की थी, अगर कहा जाए कि अपने हर्यक वंश की इन्होंने स्थापना की थी, तो उस समय बिंबिसार की आयु मात्र 15 वर्ष थी और 15 वर्ष की आयु में इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। बिंबिसार ने इतना बड़ा साम्राज्य क्या किया था? खड़ा किया था। ठीक है। और अंग पर उस समय इन्होंने आक्रमण किया और अंग को अपने में जीत करके मिला लिया था। अंग राज्य को, अंग महाजनपद को इन्होंने युद्ध द्वारा जीत कर अपने में मिला लिया था। अंग को जीता। अंग को जो है बिंबिसार ने जीत करके अपने में मिला लिया था। ठीक है। और बाकी से सबसे इन्होंने मैत्री संबंध पूर्ण करके अपने शासक को और बड़ा किया और क्षेत्र को अपने विस्तार करते हुए चले गए। अजातशत्रु ने इनकी हत्या की। इसको पितृहंता वंश कहा जाने लगा। ठीक है। पितृहंता वंश कहा जाने लगा। अजातशत्रु जब शासन पर बैठा तो इसने देखा कि इसका राज्य पूरे तरीके से विस्तरित था, तो इसने क्या किया कि अपने राज्य के चारों तरफ एक बाउंड्री के तरीके से बनवा डाला। ठीक है। बाउंड्री के तरीके से बनवा डाला, यानी कि अगर कहा जाए इसने किलाबंदी करवाया। किलाबंदी करवाया।
कि अपने राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए इसने क्या किया, किला बंदी करवा दिया। ठीक है, इसने क्या किया, किलाबंदी करवाया। ठीक है, और किलाबंदी करवा करके अपने राज्य को पूरे तरीके से यानी कि बाहरी आक्रमणों से इसने क्या किया, सुरक्षित कर लिया और सही तरीके से यह रहने लगा। ठीक है, वैशाली जो इसके पिता ने नहीं जीत पाया था, वैशाली में इसने क्या किया कि एक जासूस भेजा, जासूस। ठीक है, वैशाली में इसने जासूस भेजा जिसका नाम था वर्षकार, वर्षकार। ठीक है, यह जासूस था। यह अजात शत्रु का क्या था, जासूस था, वर्षकार। इन्होंने कहा कि वहां के लोग, वैशाली के लोग नए चीजों से अभी भिन्न है, नए चीजों से अभी भिन्न है और आप आक्रमण कर सकते हो और इसी तरह से करो। तो अमरशिला कंटक, अमरशिला कंटक तथा रथमूसल, रथमूसल दो नए हथियार का प्रयोग, दो नए हथियार का प्रयोग, नए हथियार का प्रयोग, ठीक है, अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने में किया, अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने में किया। ठीक है, बाकी इसके जो है, बाकी इसके जो और शासक हुए वो उतने महान नहीं हुए, ना उन्होंने और कुछ किया। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर जो है शिशुनाग नाम के व्यक्ति थे। शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम रखा गया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग उदयन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिंबिसार आपके हो गए, इन्होंने 52 वर्ष तक शासन किया। श्रेणिक इनका जैन साहित्य में नाम मिलता है। राजगृह इनकी राजधानी थी। क्षैत्रजस इनको मत्स्य पुराण में कहा गया। जीवक राज्यवैद इनके यहाँ रहता था और ये विवाह संबंध से ही सारे राज्यों को जीत लिया करते थे। वैशाली को जीतने में यहाँ सफल रहे, अन्य राज्य को इन्होंने जीत करके अपने में मिलाया। उसके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु बैठा जिसका उपनाम पुरीक था। पितृ की हत्या करके अपने बैठा, इस वजह से इसको पितृहंता वंश कहा गया। इसने किलाबंदी करवाया, वैशाली में वर्षकार नामक जासूस भेजा, अमरशिला कंटक और रथमूसल नामक दो हथियार प्रयोग किया। दो हथियार क्या किया इसने, प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं उदयन को। अगले शासक कौन है, उदयन। उदयन ये तीसरे शासक है, हर्यक वंश के तीसरे शासक। इन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया और इन्हीं के अजातशत्रु के ही शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी, पहली बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब इसके बाद हम लोग उदयन को देख लेते हैं। उदयन ने कुछ विशेष कार्य नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया था। राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया था, जिसे इस समय पटना कहा जाता है। इसी पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था। पुत्र को उदयन ने बसाया था।
उदयन ने क्या किया था, बसाया था। ठीक है, उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को, उसी को अब इस समय तत्काल में पटना नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले शासक इसके जो हुए, इन्होंने और कोई कार्य नहीं किया। अगले शासक जो हुए वह हुए नागदशक। इसके अगले शासक जो हुए चौथे नागदशक। नागदशक की ही हत्या शिशुनाग ने कर दिया, उसको सेनापति बनाए और सेनापति बनने के बाद शिशुनाग ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इन्होंने एक नए वंश को स्थापित किया जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। क्या पढ़ा, शिशुनाग वंश। तो हम लोगों ने मुगल साम्राज्य में हर्यक वंश को पढ़ा जिसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। इसके संस्थापक बिंबिसार थे जिन्होंने 52 वर्ष तक अकेले शासन किया। श्रेणिक, इनको जैन साहित्य में कहा गया। राजधानी के राजगृह थी। क्षैत्राजस, इनको मत्स्य पुराण में कहा गया। जीवक राजवैद्य इनका रहता था जिसको इन्होंने अवंती को अपने में मिला लिया। अवंती को इन्होंने क्या किया, अपने में मिला लिया राजवैद्य जीवक को भेजकर। विवाह से इन्होंने संबंध स्थापित किए और उस राज्य को अपने में मिला लिया। वैशाली को मिलाने में यह असफल रहे परंतु अंग राज्य को इन्होंने जीत करके अपने में मिला लिया। अजातशत्रु, इनका उपनाम पुरीक मिलता है। इन्हें पितृहंता कहा जाता है या पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। किलाबंदी इन्होंने करवाया। उसके बाद वैशाली वर्षकार जासूस भेजा। अमरशिला, कंटक तथा रथ मूसल नाम के 2 हथियार द्वारा इसने वैशाली को जीत लिया और इसी के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई। उदयन तृतीय शासक बना, इसने राजधानी को परिवर्तित किया, राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया और पाटलिपुत्र को उदयन ने ही खुद बसाया था। चौथे हुए नागदशक। नागदशक किसी काम के नहीं थे, नकारा थे 1 नंबर के। शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम शिशुनाग वंश पड़ा। ठीक है, अब हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ते हैं। इसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। अगला वंश कौन सा था, शिशुनाग वंश। अगला वंश कौन सा था, शिशुनाग वंश। अब हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। संस्थापक शिशुनाग। ठीक है, इसने कुछ विशेष कार्य नहीं किया जिसके कारण इनको इतिहास में नहीं जाना जाता, सिर्फ इतिहास में इनको संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसका दूसरा जो शासक हुआ इसमें हुआ कालाशोक। कालाशोक, इसमें जो दूसरा शासक हुआ वह कौन हुआ, कालाशोक। इसी के समय में, इसी कालाशोक के समय में सेकंड बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, इस कारण से जाना जाता है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC, 383 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति। और इसके बाद कुछ इन्होंने मेन काम नहीं किया। द्वितीय बौद्ध संगीति सिर्फ जो है
इसके काल में हुआ। इसकी राजधानी उसमें पाटलिपुत्र ही थी, क्योंकि पाटलिपुत्र शिशुनाग हर्यक वंश के उदयन ने बनाया था, तो पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। और इसको काला शोक यानी कि काले होने के कारण इसका नाम इसको काला शोक दिया गया। इसको काकवर्ण भी कहा जाता था, काकवर्ण, इसे काकवर्ण भी कहा जाता था काले होने के कारण। काले होने के कारण इसे काकवर्ण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकवर्ण। ठीक है, काकवर्ण कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद कोई इसमें महान और शासक नहीं हुआ जिसके कारण इसको माना जाए। ठीक है, इसका अगला शासक जो होगा वह हुआ नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, और नंदीवर्मन की हत्या महापद्मनंद ने कर दी। महापद्म नंद ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना किया इन्होंने, नंद वंश। नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने कर दी। ठीक है, महापद्मनंद इसी का मुख्य सेनापति था और इसने ही जो है इनकी हत्या कर दी, क्योंकि नंदीवर्मन उतने लायक नहीं थे, यानी कि योग्य शासक था नंदीवर्मन नहीं था। इस कारण से इसकी हत्या कर दी गई और नंद वंश की स्थापना हुआ। एक नए वंश का स्थापना हुआ जिसका नाम नंदीवर्मन हुआ। ठीक है, तो शिशुनाग वंश में सिर्फ 3 ही शासक ऐसे थे जो थोड़े ठीक थे, कालाशोक और शिशुनाग संस्थापक इसका, इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, और नंदीवर्मन जिसकी हत्या नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना किया। क्या किया? नंद वंश की स्थापना। ठीक है, अब हम इसके आगे नंद वंश पढ़ेंगे। ठीक, इसके आगे है नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है और इसकी जाति जो थी वह थी शूद्र। जाति क्या थी? शूद्र। ठीक है, इसने एक उपाधि धारण की थी। इसने कहा कि मैं महापद्मनंद अब इस धरती से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा और ब्राह्मणों का विनाश कर दूंगा। इसलिए इसने एक उपाधि धारण की जिसे सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। सर्व क्षत्रांतक। ठीक है, सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। इसने यहाँ उपाधि धारण की। क्या की? उपाधि धारण की सर्व क्षत्रांतक की। ठीक है, सर्व क्षत्रांतक की इसने क्या की? उपाधि धारण की और इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर क्या किया? इसने आक्रमण किया। और जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो उपाधि धारण किया इसने एक राट की उपाधि। एक राट की उपाधि। इसने जब कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसने उपाधि धारण की जिसका नाम था एक राट की उपाधि। एक राट की उपाधि। ठीक है, एक राट की उपाधि इसने धारण की। उसके बाद इसका जो अगला शासक हुआ, इसका जो अगला शासक हुआ उसका नाम था धनानंद। दूसरा शासक जो हुआ उसका नाम था धनानंद।
धनानंद, ठीक है, धनानंद। राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, धनानंद। धनानंद ने कलिंग में नहर निर्माण करवाया। नहर निर्माण करवाया और इसे एक शिलालेख पर लिखवा करके वहां लगवाया कि मैं मगध नरेश महाराजा धनानंद कलिंग में नहर निर्माण किया। इसने शिलालेख में लिखवा करके करवा दिया और उसके बाद इसने कुछ नहीं किया एक नंबर का अगर कहा जाए तो अय्यास आदमी था, नृत्य गान इसको बहुत ज्यादा पसंद था, यह हमेशा करता रहता था। और एक नंबर का यह क्रूर शासक था, यह खेल में लोगों को मार देता था। खेल में क्या करता था? मार देता था। कहा था हमें तुम्हारे साथ खेलना है और खेलते समय मार दिया करता था। क्या करता था? उसमें मार दिया करता था, ठीक है। धनानंद की हत्या जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया। और एक नए वंश का उदय हुआ मगध पर, जिसे कहा गया मौर्य वंश। जिसे क्या कहा गया? मौर्य वंश, जिसे मौर्य वंश कहा गया, ठीक है। धनानंद कलिंग पर नहर का निर्माण करवाया, कलिंग में नृत्य गान करता था, यह क्रूर शासक था और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। और एक नए राजवंश का उदय हुआ मगध पर, जिसे कहा गया मौर्य वंश। क्या कहा गया? मौर्य वंश, ठीक है। तो क्या कहा गया? मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसने किया स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। इसी समय क्या हुआ कि जब नंदवंश का शासन चल रहा था तो उसी समय विदेशी आक्रमण हुए। उसी समय क्या हुए? विदेशी आक्रमण हुए। और उस विदेशी आक्रमण में सबसे पहला फारस का आक्रमण हुआ, जो आक्रमण था डेरियस प्रथम का, यानी कि डरायस प्रथम या डेरियस प्रथम उसे कहा जाता है। तो डेरियस प्रथम का सबसे पहले आक्रमण हुआ भारत पर, ठीक है, जिसे दैबाहु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैबाहु। यह जिसे दैबाहु कहा जाता है, जो कि हखमनी वंश का शासक था। किसका? हखमनी वंश का यह शासक था। इसे डेरियस प्रथम या डरायस प्रथम या कहा जाता था। क्या? दैबाहु।
या दैबाहु, डेलियस प्रथम या दैबाहु इसे कहा जाता था। और यह भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण था। भारत में सेकंड विदेशी आक्रमण था, विदेशी आक्रमण, ठीक है। इसके पहले विदेशी आक्रमण में ईरान यानी कि फारस का आक्रमण, मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पहले फारस का आक्रमण भारत पर हुआ था। फारस का आक्रमण यह प्रथम आक्रमण था, लेकिन हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम का, जिसे दैबाहु कहा गया, भारत पर द्वितीय विदेशी आक्रमण था। क्या था? द्वितीय विदेशी आक्रमण। यह सिकंदर से पहले इसने आक्रमण किया था। किससे? सिकंदर से पहले। सिकंदर से पहले इसने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। तो इसका आक्रमण सिकंदर से पहले था। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले मौर्य वंश पढ़ने से पहले जो है हम लोग सिकंदर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिकंदर को पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। सिकंदर का जब भारत में आक्रमण हुआ तो उस समय झेलम नदी के तट पर पोरस, जो कि जिनकी वीर गाथा के बारे में सभी लोग जानते हैं, पोरस उस समय का सबसे महान शासक था, जिसने अकेले सिकंदर जैसे व्यक्ति को रोक दिया था, जो विश्व विजेता बन करके उभरा हुआ था। इसने उस समय के तत्काल के सारे देशों को जीत लिया था, सारे के सारे देशों को जीत लिया था, पर वह भारत पे कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन अगर अब के भारत की अगर हम बात करें, तब कब्जा नहीं कर पाया था। अगर पहले की अगर हम भारत की बात करते हैं तो पहले भारत को जब हम देखते हैं तो उस समय पूरा भारत कुछ इस तरह से ऐसे था, ठीक है। तो उसने इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर तत्काल में आक्रमण करके और झेलम नदी के तट तक उसने अपना आधिपत्य कर लिया था। यानी कि वहाँ के जो तक्षशिला के राजा थे तात्कालिक, महाराज आम्भिक ने जैसे ही सुना कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, उन्होंने अपने आप को स्वाधीनता स्वीकार करवा दी और उन्होंने कहा कि मैं तक्षशिला नरेश आम्भिक सिकंदर से युद्ध नहीं करूंगा और मैं उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता हूं। उस समय 326 ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। 326 ईसा पूर्व भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और यह तीसरा आक्रमण विदेशी था। पहला फारस अर्थात ईरान का आक्रमण हुआ, दूसरा डारायस प्रथम का आक्रमण हुआ जिसे दैबाहु या डेरियस कहा जाता है, और तीसरा आक्रमण अलेक्जेंडर सिकंदर का हुआ। इसका उपनाम अलेक्जेंडर मिलता है, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है। यह मेसोडोनिया का रहने वाला था, मेसोडोनिया का यह शासक था। इनके पिता का नाम फिलिप था, फिलिप द्वितीय। उस समय फिलिप क्या था कि शासक था और इसकी माता जो थी, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भगवान वायु देवता का बेटा पैदा हुआ है, ठीक है, यानी कि जीसस का बेटा पैदा हुआ है, पूरे धरती को अपने जीतेगा। जब इसने पूरे तत्कालिक जो 7-8 देश थे उन देशों को इसने जीत लिया और जीतने के बाद यह भारत पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा, तो तक्षशिला नरेश आम्भिक ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली, पर पोरस ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। पोरस ने कहा कि हम इनसे युद्ध जरूर करेंगे और झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में
326 ईसा पूर्व में सिकंदर का सामना पोरस से हुआ। बड़ी वीरता से पोरस लड़ा और इतनी वीरता से लड़ा कि इसकी वीरता को देख करके सिकंदर खुद नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि यह पूरे विश्व को विजित करने वाला सिकंदर आज तुम्हारे बहादुरी का गुलाम बनता है। और उसने कहा कि यह तलवार आज तक किसी के सामने कभी झुकी नहीं और इसने कई हजार शासकों के सिर काटे। आज यह तलवार तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पैरों में झुक करके पोरस तुम्हें सलाम करती है। ठीक है, इस तरह से कहा। पोरस की वीरता को बहुत ही सलाम किया। इसकी जो पत्नी थी रेक्सोना, रेक्सोना से इसने राखी बंधवाई। रेक्सोना से इसने क्या किया, राखी बंधवाया पोरस की हाथों पर। पोरस की हाथों पर उसकी पत्नी जो थी रेक्सोना, रेक्सोना ने पोरस की हाथों पर राखी बांधा। और महाराज आम्बिक ने पहले ही स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और यह युद्ध करने के क्षेत्र में नहीं थे। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है या बितास्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम को पहले बितास्ता ही कहा जाता था। ठीक है, इसके दो सेनापति थे जो बहुत ही मुख्य भूमिका में इसके साथ लड़ा करते थे। पहले का नाम था निरयाकस, जो कि यह नौसेना का सेना प्रमुख था, जिसे नेवी कहा जाता है आज के समय में। उसके बाद थल सेना का सेनापति जो था वह था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसी की बिटिया का नाम था हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था जब इसने भारत में रुक करके चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला या आक्रमण किया। ठीक है, उस समय सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफराल या बुकेफेलो था। इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई। पहले भी हम आप लोगों को बता चुके, बेबीलोन की सभ्यता, ऑस्ट्रिया की सभ्यता, सोमेरियन की सभ्यता, ये सारी की सारी सभ्यता एक साथ चल रही थी और उसी बेबीलोन में ही इसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जब इसकी माता को वहाँ के चर्च के रहने वाले एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने कहा था कि अगर यह भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए जाएगा तो यह जिंदा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सिकंदर ने क्या किया कि उसके गले को ही काट करके वहीं पर मार डाला। कहा कि मैं भगवान को पीछे छोड़ करके और मैं पूरे विश्व को विजित करूंगा और हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूँ, यानी कि ज्यूस का बेटा हूँ, इस कारण से। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब इसने पोरस को हराया 326 ईसा पूर्व में और या फिर वापस जाने लगा, क्यों? क्योंकि झेलम नदी को पार करने के लिए इसकी सेना ने मना कर दिया। इसकी सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया और आगे की तरफ भारत में आने का कोई रास्ता ना होने के कारण सिकंदर और आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर और आगे नहीं बढ़ सका। बहुत ही विनती या समझाने के बाद में भी उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिनके कारण यह आगे नहीं बढ़ सका और 323 ईसा पूर्व में यह वापस चला गया। और जब यह बेबीलोन में पहुंचा तो उसी समय इसकी डायरिया से मृत्यु हो गई। डायरिया से इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा बेबीलोन में बनाया गया। इसका मकबरा बेबीलोन में बनाया गया और उसी समय इसके सबसे प्यारे घोड़े, जिसका नाम बुकेफराल या बुकेफेलो था, उसका भी मकबरा बेबीलोन में बना। यानी सिकंदर का मकबरा और घोड़े का मकबरा दोनों का बेबीलोन में एक साथ बना। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। ठीक है, ये इनके गुरु थे जो आए हुए थे और इन्होंने, अरस्तु ने ही बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का अध्ययन किया, जिसे हम लोग जीव विज्ञान के रूप में जानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी
अरस्तु को कहा जाता है। तो सिकंदर का आक्रमण हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब सिकंदर के आक्रमण के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। ऐसा नहीं था कि मौर्य साम्राज्य उस समय नहीं था। क्या हुआ कि धनानंद का जब शासन चल रहा था तो उस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था और उसी समय धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करके उसको अपने साम्राज्य से निकाल दिया था। और साम्राज्य से निकाल देने के कारण क्या हुआ कि चंद्रगुप्त को चाणक्य ले आए और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा दी और शिक्षा देने के कारण इनको बनाया, एक महान शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के उसने धनानंद पर आक्रमण कर दिया। जब धनानंद पर आक्रमण करने के लिए चंद्रगुप्त जा रहे थे तो उस समय चंद्रगुप्त और सिकंदर दोनों की मुलाकात एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हुई, लेकिन उस समय सिकंदर का और कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य का आमना सामना एक साथ नहीं हुआ और फिर ढूंढने पर चंद्रगुप्त मौर्य दोबारा नहीं मिले। फिर सिकंदर जब आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या हुआ कि अगले भारत के ऊपर इसने आधिपत्य नहीं किया और ना ही आगे के सारे देशों को यह जीत पाया और यहाँ से यह वापस चला गया भारत से, जिससे बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व। उसके तुरंत बाद 323 में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को जीत लिया और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे कहा गया मौर्य वंश। क्या कहा गया जिसे? मौर्य वंश। तो हम लोग मौर्य वंश अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।